नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति में आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से चीन एलएसी पर डिसएंगेजमेंट के नाम पर भारत को धोखा दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एससीओ समिट के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। तो ये केमिस्ट्री क्या कहती है, और दरअसल एलएसी पर तनाव के बादल अब भी छटे नहीं, लेकिन दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच संभावित बैठक की चर्चाएं गर्म होती नजर आ रही हैं। तो किस तरह से भारत और चीन के रिश्ते नए सिरे से गढ़ने वाले हैं, या फिर महज एक दिखावा है जो कि इस वक्त एलएसी पर दिखाई दे रहा है। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसमें भारत के तमाम लोगों का इंटरेस्ट है, क्योंकि पिछले 2 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और एलएसी पर दोनों ही देशों की सेनाएं मिरर डिप्लॉयमेंट में तैनात है। लगभग 50,000 भारत की सेना, तो दूसरी तरफ चीन की तरफ से भी इतनी ही सेना। लेकिन सिर्फ सेनाओं की तैनाती भर नहीं है, बल्कि पिछले 2 साल में हमने देखा है कि चीन ने किस तरह से अपने सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को एलएसी के उस पार लगातार डेवलप किया है। अब बात हम डिसएंगेजमेंट की करें तो गलवान में हुए क्लैश के बाद 4 ऐसे पॉइंट हैं जहां अब तक डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस पूरा हो चुका है। जी हाँ, सबसे पहले हमने देखा था कि किस तरह से गलवान के इलाके में यानी PP-14 के इलाके में डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस हुआ। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से पेंगोंग त्सो का जो इलाका है वहाँ से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने जो थी पीछे हटी और वहां डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस पूरा हुआ। उसके बाद पिछले साल 4 और 5 अगस्त को PP-17 पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस पूरा हुआ था, और अब एससीओ समिट के ठीक पहले PP-15 पर भी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस पूरा हुआ है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि दरअसल ये डिसएंगेजमेंट धोखा है, इसको जरा इस नज़रिए से समझने की कोशिश कीजिए। डिसएंगेजमेंट के बाद दोनों देशों की सेनाएं लगभग 3 से 10 किलोमीटर तक पीछे हटी हैं, और इस इलाके को दरअसल बफर जोन के तौर पर देखा जा रहा है। एक बफर जोन क्रिएट किया गया है, लेकिन ये सामान्य बफर जोन नहीं है जैसे कि पहले होता था, यानी अप्रैल 2020 के पहले होता था। ये दरअसल ऐसा बफर जोन है जहां पर पेट्रोलिंग भी नहीं की जा सकती। तो पेट्रोलिंग नहीं की जा सकती, इसका मतलब भारतीय सेना का जो अधिकार इस इलाके में पेट्रोलिंग का था, डिसएंगेजमेंट के बाद वो अधिकार दरअसल भारतीय सेना खो चुकी है। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या ये सिर्फ तनाव को कम करने के लिए किया जा रहा है, या ये डिसएंगेजमेंट धोखा है। क्योंकि जो फ्लैश पॉइंट है खासतौर पर दोनों देशों के बीच अगर देखें तो तनाव के जो सबसे बड़े बादल हैं वो देपसांग प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, डीबीओ में दिखाई दे रहे हैं, डेमचौक में दिखाई दे रहे हैं। देपसांग प्लेन की बात करें तो आप समझिए कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक तरह से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने पूरी तैयारी के साथ खड़ी हैं। वहीं आप काराकोरम पास की तरफ देखिए तो वहाँ भी लगभग 18 किलोमीटर का ऐसा इलाका है जहाँ पर भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती थी, जिसके एक्सेस को चीन की सेना ने रोक रखा है। तो ये अपने आप में देखिए तो भले ही एससीओ समिट के लिए एक और नए पॉइंट पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई हैं, और इस तरह से डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस वहां पर यानी PP-15 पर पूरा हो चुका है। लेकिन अगर हम इस पूरे ही घटनाक्रम की विवेचना करें, इसके तह तक जाने की कोशिश करें, तो नो पेट्रोलिंग बफर जोन का बनना अपने आप में भारतीय सेना के उस इलाके में एक्सेस को रोकता है जहां पर अप्रैल 2020 के पहले भारतीय सेना जाया करती थी। अब बात एससीओ समिट की कर लेते हैं। तो एससीओ के मंच पर इस बार फिर से हम देखेंगे तो पीएम मोदी के साथ साथ शी जिनपिंग और साथ ही व्लादिमीर पुतिन के अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी होंगे। तो एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान, दोनों ही ऐसे दुश्मन कि एक तरह से देखा जाए तो भारत और चीन के बीच जो 2 साल से जारी तनाव है वो अपने आप में बतलाता है कि चीन और भारत किस तरह से एक दूसरे के सामने दुश्मनी के नज़रिए से खड़े हैं। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो कि आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है, वो भारत के लिए एक लॉन्ग टर्म से दुश्मनी का रोल निभा रहा है। तो क्या डिप्लोमेसी होगी भारत की दरअसल एससीओ की समिट पर, ये देखना तो दिलचस्प होगा ही। लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर जानकारों के नज़रिए से देखें तो जिनपिंग और पीएम मोदी अगर मिलते भी हैं तो भी अगर हम कहें तो एलएसी पर जो इस वक्त की स्थितियां हैं वो दरअसल खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि सबसे बड़ा बवाल और सबसे ज़्यादा तनाव किसी मुद्दे पर है तो देपसांग को लेकर है, डीबीओ के इलाके को लेकर है, काराकोरम पास को लेकर है, और कुछ थोड़ा बहुत देखें तो डेमचौक के इलाके में भी है। और जब तक दोनों ही देश इन मसलों को सुलझा नहीं लेते तब तक भारत और चीन के बीच एलएसी का तनाव नहीं खत्म होने वाला। और जिनपिंग मोदी की इस मुलाकात से अगर होती भी है मुलाकात तो ऐसा नहीं लगता, जैसा कि जानकार बतला रहे हैं, कि इस मुलाकात भर से दोनों ही देशों की सेनाएं पूर्ण रूपेण पीछे हट जाए और अप्रैल 2020 के पहले की पूर्ववर्ती स्थिति बहाल हो जाए, जिसकी मांग भारत कर रहा है। क्योंकि जब तक भारत की शर्त है
कि अप्रैल 2020 के पहले की पूर्ववर्ती स्थिति एलएसी पर बहाल नहीं होती है, भारत डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को पूरा नहीं मानेगा। और उसके साथ ही देखा जाए तो जब तक डिसएंगेजमेंट पूरा नहीं होगा, डीएस्केलेशन भी नहीं होगा, डीएस्केलेशन नहीं होगा तो डीइंडक्शन भी नहीं होगा, यानी पूरी तरह से सेनाएं बैरक में नहीं आने वाली। अब एससीओ की तरफ देखें तो भारत और चीन के बीच एससीओ समिट में ऐसा माहौल तो कंडीसिव जरूर बन गया है कि जिनपिंग और मोदी एक दूसरे के साथ शेक हैंड कर सके, क्योंकि अभी भी डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस हुआ है वो इस माहौल को बनाने में कामयाब दिखाई दे रहा है। शहबाज शरीफ भी मिलेंगे मोदी से, क्योंकि जिस तरह से भारत ने बाढ़ के त्रस्त हालात में पाकिस्तान को मदद की पेशकश की और शुक्रिया अदा भी शहबाज शरीफ ने किया, तो उसने भी एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाया है, कैसा माहौल जरूर तैयार किया है कि मोदी और शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन इस मुलाकात के मायने अगर देखें खास तौर पर आतंकवाद के उस दृष्टिकोण से जो भारत के लिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी वॉर के तौर पर देखा जाता है, एक नासूर के तौर पर देखा जाता है, तो उसका भी कोई बड़ा समाधान निकलेगा इसका अंदेशा नहीं लगाया जा सकता। और जाहिर है कि इस मुद्दे पर भी कोई बड़ा हल नहीं निकल सकता। तो भले ही एक मंच पर भारत अपने दो बड़े दुश्मनों के साथ होगा, यानी चीन और पाकिस्तान के साथ होगा, लेकिन ये डिप्लोमेसी का मंच है, यहाँ पर किसी भी तरह के बड़े समाधान की गुंजाइश तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। तीसरी तरफ देखिए तो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन भी होंगे और पुतिन से जो बातचीत होगी वो अपने आप में कह सकते हैं कि अमेरिकी हितों के इतर होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि तमाम सैंक्शन भले ही नेटो देशों ने, यूरोपीय देशों ने, अमेरिका ने पुतिन पर लगा रखे हैं, खास तौर पे रूस पर लगा रखे हैं, लेकिन भारत उन सैंक्शनों के, हम कहें कि सैंक्शंस के दबाव में नहीं है और इसीलिए भारत ने अपने ऑयल इंपोर्ट को रूस से जारी रखा है, क्योंकि भारत अपने हितों को देख रहा है। हम जानते हैं कि भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर आज की तारीख में अमेरिका है, लेकिन बावजूद इसके चूंकि चीन से इतने पुराने रिश्ते हैं कि उन रिश्तों को दांव पर लगाकर भारत जो है वो अमेरिका की हर बात मानने के लिए मजबूर दिखाई नहीं देता। यानी तटस्थता की जो रणनीति है दरअसल भारत की, वही रणनीति भारत की इस वक्त की डिप्लोमेसी है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि एससीओ का जो समूचा मंच है, उस मंच के अधिकांश देश, चाहे आप व्लादिमीर पुतिन की बात करें, यानी रसा की बात करें, चाइना की बात करें, या अब ईरान भी उसका सदस्य देश होने वाला है उसकी बात करें, ये सब अमेरिका के दुश्मन हैं। बावजूद इसके भारत उस मंच पर अपनी भूमिका को अदा कर रहा है और एक तरह से देखा जाए तो मौजूदा चुनौती के बीच भी अपनी डिप्लोमेसी को नई धार देने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि इस एससीओ की समिट से हासिल क्या होगा। जी हाँ, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर एससीओ के समिट में शामिल देशों को देखें तो दुनिया की लगभग, अगर टोटल जीडीपी के हिसाब से देखिए तो ये देश 30% जीडीपी को होल्ड करते हैं और पॉपुलेशन के लिहाज से देखिए तो एससीओ के सदस्य देश लगभग 40% दुनिया के पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं। यानी ये इतना बड़ा फोरम है, लेकिन बावजूद इसके ये फोरम इतना बड़ा होने के बावजूद इतना सफल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर खड़े जो देश हैं वो एक दूसरे के दुश्मन के तौर पर भी देखे जा सकते हैं। जैसे भारत का दुश्मन साफ तौर पर देखा जाए तो इसी मंच पर चीन और पाकिस्तान है, वहीं अगर रूस को देखा जाए तो भारत के इस वक्त के सबसे बड़े पार्टनर अमेरिका का वो सबसे बड़ा दुश्मन होने के बावजूद भी भारत का मित्र राष्ट्र है। तो ये दरअसल क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस नज़रिए से चीज़ों को जब देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि कौन सा देश अपने हित को किस तरह से साधते हुए दुश्मन के दुश्मन को ही दोस्त नहीं समझता, बल्कि उसे अपना दुश्मन भी मान सकता है और कई मायनों में अपने ज़रूरत के मुताबिक उसे अपना दुश्मन भी मान सकता है। तो इस तरह से डिप्लोमेसी का नज़रिया होता है और इसी नज़रिए से इस वक्त एससीओ की बैठक को देखा जाना चाहिए। सवाल इस बात को लेकर है कि एससीओ की बैठक से हासिल क्या होगा। तो भारत के नज़रिए से अगर देखें तो चीन के साथ तनाव खत्म नहीं होने वाला, पाकिस्तान आतंकवाद रोकने वाला नहीं, तो चीन और पाकिस्तान से तो भारत को एससीओ के मंच पर बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं दिखाई देता। रही बात रसा की, तो रसिया के साथ भारत की अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, खासतौर पर डिफेंस डील है, वो अपने ट्रैक पर है। जैसा कि रसिया ने खुद कहा है कि S-400 की सप्लाई तय समय के हिसाब से यहाँ पर पूरी की जाएगी, यानी वो भी अपनी जगह पर है। जहाँ तक इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो ऑयल इंपोर्ट भारत का जारी है। अमेरिकी दबाव में किसी ऑयल इंपोर्ट को भारत जो है वो रूस से नहीं रोकने वाला। तो ऐसे में कह सकते हैं कि भारत और रूस के जो संबंध एससीओ से इतर हैं वहीं एससीओ के मंच पर भी दिखाई देंगे। अब बात दरअसल इसके आगे के भविष्य की रणनीति को निर्धारित करने की है। तो ये सारा का सारा एक तरह से बॉल जो है वो जिनपिंग और शहबाज शरीफ के पाले में है कि किस तरह से जिनपिंग भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये तभी बढ़ सकते हैं जबकि एलएसी पर तनाव खत्म हो। और पाकिस्तान किस तरह से भारत के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है तो ये तभी संभव है जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार को समाप्त किया जाए। तो देखते हैं अगले 1-2 दिन में क्या परिणाम दरअसल एससीओ के मंच से निकलकर सामने आता है और समरकंद एससीओ के मंच से क्या नया इतिहास रच पाता है, क्योंकि इसके बाद एससीओ को होल्ड करने की जिम्मेदारी भारत की होगी। तो उसके वक्त
ओनस जो है भारत के ऊपर होगा कि किस तरह से सीओ के मंच को सफल बनाए। फिलहाल ये जिम्मेदारी उज्बेकिस्तान के ऊपर है, तो देखते हैं कि समरकंद में क्या होने वाला है। जो भी होगा नए अपडेट के साथ आपके समक्ष एक बार फिर हम लेकर हाजिर होंगे। तब तक हमारे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मुझे यानी मधुरेंद्र कुमार को यहीं पर विदा दीजिए।